हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 का सिलेबस में, और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, जो कि फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो मेरा लास्ट लेक्चर्स था उसी का भी थोड़ा आगे ये चीज़ आता है। और हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जहाँ पर हमने सब कुछ कंसिडर किया था कि सब सिस्टम इज फ्रिक्शनलेस, जब हम लोग प्रॉब्लम्स भी किया था, मैंने जब AC वर्मा सर के किताब से प्रॉब्लम्स भी कराया था, उधर मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या था, फ्रिक्शनलेस प्रॉब्लम। लेकिन इधर हमें एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करके प्रॉब्लम्स करेंगे वो हमें सीखना पड़ेगा। एकदम इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फ्रिक्शन। अगर एक क्वेश्चन आप किसी ने किया व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, तो इसका आप क्या आंसर देंगे। तो फ्रिक्शन मतलब देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इधर मेरे हाथ में एक पेन है या इधर एक टेबल में किताब रखा है, एक बुक रखा है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये एक जगह है, इधर एक ब्लॉक रखा है, इसको अगर मैं एक फोर्स देकर धक्का मारूं, उसका फोर्स हटा दूं, तो ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक है, मैंने इसको फोर्स देकर धक्का मार दिया, फिर मैंने फोर्स हटा दिया, तो कुछ देर जाने के बाद मेरा ब्लॉक इधर रेस्ट हो जाएगा, इधर मेरा ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, चुपचाप रुक जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। लेकिन इधर रेस्ट कैसे हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, किसके लिए, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है इसके लिए, और इसी चीज का मतलब है फ्रिक्शन। दिस इज द थिंग इन फ्रिक्शन। मतलब इसका डेफिनेशन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट एंड वन टेंड्स टू मूव ओवर द अदर ऑब्जेक्ट, द थिंग दैट अपोजेस द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मैं डेफिनेशन लिख भी लेता हूं, अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डेफिनेशन आप लोग को आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू बॉडीज are in contact and one tries to move, then a force acts on the opposite direction. Force acts on the opposite direction to oppose its motion, to oppose its motion. This force is called friction. जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज द फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पर किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट रहा, ये एक टेबल है, सोचिए ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक किताब रखा है, तो जब इसके ऊपर मैं फोर्स इस तरफ अप्लाई करूंगा, एक फोर्स, अगर ये मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इस तरफ, तो फ्रिक्शन एक्ट्स इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग ऑफ फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। सो ये फ्रिक्शन, अभी हम लोग तो फ्रिक्शन का आइडिया हमें मिल गया है, अभी हमें सोचना पड़ेगा फ्रिक्शन का टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड किसने सबसे पहले बोला था। तो हम लोग सबसे पहले फ्रिक्शन का तो टाइप्स होता है, 2-3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। मैं क्या बोला, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, आप लोग सभी साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, लेकिन ये दूसरे फील्ड में आप जानते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कूलम ने। किसने, सर कूलम ने। और आप लोग कूलम सर का नाम कहाँ सुने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, टू फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ये पूरा एंटायरली अलग टॉपिक है। तो कूलम सर पहले फ्रिक्शन मोशन को लेकर स्टडी कर रहे थे, बाद में उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिर्फ कूलम सर वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है मैं पढ़ाऊंगा आज, सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? सर कूलम ने। याद रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और सिर्फ हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे सिर्फ मतलब फॉर्मूला और उसके प्रॉब्लम्स करने से नहीं होगा, हमें थोड़ा इतने महान साइंटिस्ट के बारे में, उन लोग के बारे में, लाइफ के बारे में थोड़ा हम जानना जरूरी है, क्योंकि उनके लाइफ से इंस्पायर होकर हम लोग अपना लाइफ में क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? तो सबसे पहले देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा सरफेस है, अच्छे से देखिए, ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किस में है? ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। तो ऑब्जेक्ट का मास अगर m रहा, ऑब्जेक्ट का मास अगर m रहा, तो डाउनवर्ड इसके लिए कितना फोर्स काम करेगा? mg ड्यू टू इस वेट, क्योंकि g इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, तो फोर्स कितना काम करेगा? mg। और न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है? एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो एक सिमिलरली एक फोर्स अपवर्ड काम करेगा, तो उस फोर्स का नाम हम लोग देंगे रिएक्शन फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स देन एन opposite force acts upward, क्योंकि every action has an equal and opposite reaction. This R is called reaction force. So बॉडी रेस्ट में है। सो अभी अगर हम लोग इस बॉडी को अपना इस पोजीशन से मूव कराना चाहे, तो हम लोग को एक बैरियर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, पूरा एकदम रेस्ट में है, तो मतलब सरफेस के साथ कांटेक्ट में है पूरा, मतलब अपना स्टेट ऑफ मोशन है इसका रेस्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर फोर्स अप्लाई करूं इसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, तब हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन हमें फील होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हमें फील होगा, एंड दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सो ये कब काम में आएगा? दिस फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन बॉडी एट रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट में है और उसका स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज करना पड़ेगा हमें, तब हम वो कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? आप लोग ऑलरेडी नाम देख के समझ गए होंगे कि हमारा ये बॉडी रेस्ट में नहीं, ये बॉडी हमारा मोशन में है। बॉडी कहाँ है? मोशन में। मतलब मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मेरा मोशन में जा रहा है, तो मोशन में जाते टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? उसी को हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों? उसी को बोलेंगे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है? व्हेन बॉडी एट मोशन। दोनों चीजें सिमिलर है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा जब बॉडी रेस्ट में होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा जब बॉडी मोशन में रहेगा। ये सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। अभी अगर ये आप समझ गए, तो यहाँ से हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन कुछ समझ लेते हैं। हमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन समझना पड़ेगा। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या क्या लॉज गवर्न करता है वो हमें जानना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या क्या लॉज। सो हम लोग अभी देख रहे हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना के रखता हूं, और फिजिक्स पढ़ने में हमेशा आपको साइड में एक डायग्राम विजुअलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज mg। सो फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, यहां से इस तरफ, और यहां पर काम कर रहा है फ्रिक्शन। स्मॉल f इज कॉल्ड द फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। जिस तरफ मोशन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। यही हमारा फर्स्ट लॉज ऑफ फ्रिक्शन है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये लॉज को अच्छे से समझ लीजिए, रट्टा मारने का जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एकदम इजी चीज है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिस तरफ हमारा फोर्स अप्लाइड होगा या जिस तरफ हमारा बॉडी का मोशन होगा, उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन काम करेगा। अपोजिट अप्लाइड फोर्स, और यहां से एक चीज लिख लीजिए, और
मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कि जिस तरफ हमारा बॉडी मूव करेगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटीरियल क्या? मटीरियल नेचर। इसका मतलब क्या है? एक ग्लास के ऊपर जब कोई चीज़ मूव करेगा तब उसका फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन सेम चीज़ अगर सैंड के ऊपर हो तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लास और सैंड का, अगर मटेरियल ग्लास के ऊपर कुछ मूव करे उसमें फ्रिक्शन बहुत ही लेस होगा, ग्लास का फ्रिक्शन बहुत कम है, प्लेन सरफेस है, लेकिन सैंड का सरफेस रफ है, तो सैंड के ऊपर जब मूव करेगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। उसका मतलब कौन से मटेरियल के ऊपर काम हो रहा है उसी में भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सो दिस इज सेकेंड लॉ। उसका थर्ड लॉ क्या है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का थर्ड लॉ कहता है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम एक चीज नया सीखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली proportional, the force of friction is directly proportional to the reaction force, and this is very important property, इसका मतलब क्या है? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस कांस्टेंट का नाम है ये म्यू क्या है? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं इसको ऊपर अच्छा करके लिखता हूं, देखिए अच्छे से ऊपर लिखता हूं, समझ लीजिए। द कोएफिशिएंट F इज प्रोपोर्शनल टू R, दिस इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और कांस्टेंट को हटाने के लिए F इज इक्वल्स टू म्यू R, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हमें न्यूटन थर्ड लॉ से हमें क्या पता है? पता है R इज इक्वल्स टू mg, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, सो F इक्वल्स टू म्यू mg। ये अच्छे से समझ लीजिए। और यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा म्यू इक्वल्स टू F बाई आर। सो अगर F बाई आर है तो हमारा म्यू यह है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका यूनिट क्या है? F क्या है? F है फोर्स, R भी है फोर्स, तो फोर्स बाई फोर्स, सो दिस इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस एंड ऑल्सो डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? दिस इज डायमेंशन लेस बिकॉज दिस इज अ फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स, फोर्स बाय फोर्स, ऑल थिंग्स कट ऑफ, so it is a dimensionless quantity. Similar thing is a unitless, क्योंकि फोर्स बाय फोर्स, न्यूटन बाय न्यूटन या डाइन बाय डाइन, कट ऑफ, सो नो यूनिट। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ना ही हमारा कोई डायमेंशन है ना ही कोई यूनिट है। आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट समझे कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से एक दो प्रॉब्लम करेंगे, आज का वीडियो में और थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन में जब हमारा बॉडी आता है तब क्या काम करता है, उधर हम लोग एंगल ऑफ रिपोज ये सब पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला को बेस करके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अगर सोचिए आपको एक क्वेश्चन दिया रहा, ए बॉडी, कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा देखिए, एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। जैसे अगर एक क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉडी ऑफ 10 kg इज स्लाइडिंग ऑन ए प्लेन, स्लाइडिंग ऑन अ प्लेन, बोल दे बॉडी 10 kg एक प्लेन में स्लाइड कर रहा है, एंड क्या, एंड और क्या डाटा दे सकते हैं, एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 20 seconds. Find the coefficient
ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द प्लेन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, एक प्लेन में स्लाइड कर रहा है, मतलब देखिए क्या क्वेश्चन है, ये एक बॉडी है, इसको मैं फोर्स अप्लाई किया, तो थोड़ी देर जाने के बाद बॉडी मेरा रेस्ट में आ गया, क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। सो कितना देर जाने के बाद, 20 सेकेंड जाने के बाद, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमें ये निकालना पड़ेगा। सो हमें क्या पता है, एम कितना दिया है 10 kg, और हमारा टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। और एक चीज़ इधर मेंशन कर देना चाहिए था, कितना वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो मैं बोल देता हूँ इधर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन तो मैं अपना मन से दे रहा हूँ ना, तो प्रॉपरली तो इनिशियल वेलोसिटी कितना वेलोसिटी के साथ आ रहा था, अगर मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, पकड़ लीजिए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ जा रहा है। तो ये रिलेशन से v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी हम क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे कितना रिटार्डेशन, बॉडी में कितना रिटार्डेशन आया है। सो ए क्या हो जाएगा u बाई टी, दैट इज 15/20, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन। अभी हमें क्या पता है, f इज इक्वल्स टू म्यू एम जी हमें पता है। सो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू इक्वल्स टू एफ बाई एम जी। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स तो दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, मास पता है। सो मास इंटू एक्सेलरेशन बाई मास इंटू जी, एम एम कट ए बाई जी। ए कितना है, ए हमें दिया है, हमें कैलकुलेट कर निकला है 15/20। जी कितना है, जी है 9.8, मैं 10 ही कंसिडर कर लेता हूँ, मैं लिख ही दे रहा हूँ, जी नियरली इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 15/200, सो क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻²। यह है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो अल्टीमेट हमारा आंसर क्या आया, 7.5 इंटू 10⁻²। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 7.5 इंटू 10⁻²। यह है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम था। और अगर दूसरा कुछ टाइप का प्रॉब्लम करें, दूसरा टाइप का अगर प्रॉब्लम करें तो देखिए क्या होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टू मूव ए बॉडी ऑफ 20 kg from rest what amount of force we have to apply। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहा और बोल दिया है जिस सरफेस में है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे दिया है क्या, तो पकड़ लीजिए 0.15। ये क्या बोल रहा हूं मैं, एक बॉडी 20 kg का, एक बॉडी 20 kg का एक बॉडी इधर क्या है, रेस्ट में है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करूँ तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये जो बॉडी रेस्ट में है इसका मोशन में करने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जितना होगा उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका बॉडी का डायग्राम कैसे होगा, बॉडी हमारा है नीचे की तरफ, बॉडी का mg काम कर रहा है, अपर रिएक्शन फोर्स। हम लोग इधर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम में आएगा। सो इधर इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले हमें पता है टू मेक द बॉडी मूव, क्या कंडीशन है, F is greater than F, कैपिटल F is greater than स्मॉल f, टू मेक अ बॉडी मूव, ये कंडीशन है। तो नाउ वी नो, नाउ F is proportional to R, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ F is equals to म्यू R, दैट इज म्यू एम जी। सो हमें पता है म्यू इक्वल्स, म्यू तो हमें दिया है, सो F is equals to म्यू कितना दिया है 0.15, m कितना है, m है 20 kg, और g को हम लोग कैलकुलेशन के इजी के लिए 10 ही पकड़ ले रहे हैं। आप लोग 9.8 लेके भी कर सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 लेके भी कर सकता है, मैं अभी कैलकुलेशन का इजी होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ।
सो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 20, सो 0.3, सो 3, सो 30, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ रहा है। 1.5 इंटू 20 क्या होगा 3 इंटू 10 30 न्यूटन। सो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सो वी हैव टू, सो देयरफॉर F इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन। ये हमें करना पड़ेगा बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में जाने के लिए। सो वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन 30 न्यूटन, ये हमें करना पड़ेगा। सो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग फ्रिक्शन से नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया है, फिर जेई मेन में एसी वर्मा सर की किताब से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को कंसेप्ट फुल्ली मैं समझाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।